हेलो बच्चों, कल लास्ट क्लास में हम डिफेक्ट की बात कर रहे थे। शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट हमने पढ़ लिया था। ये रस समीकरण मिति प्रकार के दोस्त थे। आज की क्लास में हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे, रस समीकरण मिति। एक्चुअली रस समीकरण मिति के बारे में कल हमने देखा था कि जब दोनों ही प्रकार के आयन, धनायन और ऋणायन, दोनों की संख्या इक्वल होती है तो वहां पर हमने बोला था रस समीकरण मिति दोष उत्पन्न होने से पहले भी और दोष उत्पन्न होने के बाद भी। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्री में क्या होगा कि दोष उत्पन्न होने से पहले जो अवयवी कणों का अनुपात होता है वो कुछ और होता है और दोष उत्पन्न होने के बाद वो कुछ और हो जाता है। नॉर्मली ये दोष जो होते हैं ये संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक के तत्वों के द्वारा और अंतर संक्रमण धातु यानी एफ ब्लॉक के तत्वों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। नॉर्मली अंतर संक्रमण तत्वों के द्वारा थोड़े कम और संक्रमण तत्वों के द्वारा थोड़े ज्यादा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे रस समीकरण मिति दोष में जो रस समीकरण मिति दोष था हमारा, उसमें दो भागों में हमने इसको क्लासिफाई कर दिया था। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो था धातु आधिक्य दोष और दूसरा क्या था? धातु न्यूनता दोष। ये जो धातु आधिक्य दोष था इसको हमने दो भागों में क्लासिफाई किया था। कौन कौन से दो भाग थे इसके? तो एक भाग तो था इसका धातु आधिक्य। कल भी मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, धातु आधिक्य मतलब धातु की अधिकता। अब धातु क्या होते हैं? धनायनिक पिंड जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। अब इसमें यदि धनायन को मैं ज्यादा कर दूं, धनायन का मैं आधिक्य कर दूं, तो धनायन का आधिक्य करने पर मेरे पास धातु की मात्रा बढ़ जाएगी। और एक में ऋणायन की कमी कर दूं, ऋणायन की न्यूनता, तो भी मेरे पास क्या होगी? धातु का आधिक्य हो जाएगा। अब मैं पहला केस उठा रहा हूं यहां पर धनायन का आधिक्य। उससे पहले मैं इस शब्द को आपको क्लियर कर चुका हूं। रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात दोष उत्पन्न होने से पहले कुछ अलग होता है और दोष उत्पन्न होने के बाद कुछ अलग होता है। जैसे वेनेडियम ऑक्साइड की बात करता हूं, BOX। अब इस X का क्या मतलब? तो इस X का मतलब यह है कि यहां पर यदि मैं B और O लिख देता तो 1:1 एक अनुपात एक का रेशियो हो जाता। अब यहां पर X की जो वैल्यू होती है वो 0.5 से 0.6 या उससे जो X की वैल्यू है वो यहां पर डिफरेंट होती है, एक नहीं होती है, उससे कम होती है। ठीक है। इसके अलावा FeO फेरस ऑक्साइड। अब फेरस ऑक्साइड में Fe का अनुपात 0.95 होता है और ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है। तो ये इस प्रकार के दोषों में अनुपात जो है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है वो बराबर रहता है, 1:1 का होता है दोष उत्पन्न होने के पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं होता, मतलब मूलानुपाती सूत्र जो होते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो यहाँ पर इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। धातु आधिक्य दोष क्या होता है? देखो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, सबसे पहले मान के चलो मेरे पास ये कोई क्रिस्टल है और तो सीख नहीं सीखे, क्रिस्टल बनाना जरूर सीख गए होंगे आप। देखो अब मैं यहां पर ले लेता हूं Na+Cl-, Na+Cl-, Na प्लस के नीचे कौन आएगा? माइनस, तो Cl-, Na+, Cl-, Na+, यहां पर Na+Cl-, Na+Cl-। अब आप ध्यान से देखोगे
कि एक क्रिस्टल है, ये मेरे पास कोई भी NaCl का क्रिस्टल, और इस NaCl के क्रिस्टल में मैं क्या करता हूँ, Na की वाष्प प्रवाहित करवा देता हूँ। अब Na वाष्प अवस्था में होगा तो Na++ इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा, क्योंकि जैसे ही हम Na को हीट देंगे वो वेपर में कन्वर्ट होगा। तो धातु है और धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी, इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब इसके सरफेस पर कौन सी गैस मौजूद है, Na की वाष्प मौजूद है इसके सरफेस पर। ये Na+ क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा उनको, और यहाँ से क्या होगा, कोई भी माइनस वाला आयन, क्लोरीन, ये क्लोरीन हो सकता है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, तो कोई सा भी क्लोरीन आयन यहाँ से क्या अपनी जगह को छोड़कर कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अपनी जगह को छोड़कर कहाँ जा रहा है, वो बाहर जा रहा है। तो यहाँ से Na+ तो मेरे पास ऑलरेडी था, Cl- यहाँ से बाहर निकल गया। तो जैसे ये बाहर निकला तो दोनों ने मिलकर किसका निर्माण कर दिया, NaCl का निर्माण कर दिया यहाँ पर। अब एक्चुअली जो जगह है वहां पर क्या हुआ है, रिक्ति बन गई है, ये जगह क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान बन चुका है। अब आप ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, कि इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि धनायन व ऋण आयन की संख्या दोष उत्पन्न होने के बाद क्या हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात, धनावेश व ऋणावेश की संख्या समान रहती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन व ऋणायन की संख्या दोष उत्पन्न होने के बाद क्या होती है, बदल जाती है, मतलब संख्या में अंतर आ जाता है। लेकिन धनावेश और ऋणावेश जो है वो संख्या क्या रहती है, सेम। अब आप कहोगे दोनों एक ही बात तो है, नहीं। देखो ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, और इस पर जो चार्ज लग रहा है वो आवेश है, ठीक है, ये धन आवेश है और ये पूरा धनायन है। अब आप देखोगे कि इसमें से एक Cl- बाहर निकल चुका है, और Cl- यदि बाहर निकल गया तो क्लोराइड आयनों की संख्या तो कम हो गई ना, सोडियम आयन ज्यादा है, क्लोराइड आयन कम हो गए, तो पहली लाइन की पालना तो इसने कर दी है। दूसरी लाइन, धनावेश व ऋणावेश की संख्या समान होनी चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही Cl- बाहर निकला तो यहाँ पर एक रिक्ति बन गई, और इस रिक्ति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन समाहित यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों अंदर आता है, ये क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अंदर प्रवेश करता है। ये क्रिस्टल इस पूरे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसमें प्रवेश कर जाता है, और जिस स्थान पर ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस स्थान को F केंद्र के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल आ जाता है, F केंद्र क्या होता है। तो धातु, अच्छा यहाँ से ऋणायन बाहर निकला है, तो ये ऋणायन की न्यूनता वाला दोष है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो ऋणायन की कमी हो रही है यहाँ पर, तो जिस स्थान से ऋणायन बाहर निकल रहा है उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाता है क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, और क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन समाहित होता है उस स्थान को F केंद्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो F वर्ड है ये फॉर बेन जेंटर शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला केंद्र। ये जो F केंद्र है, ये F केंद्र शब्द किससे बना है, ग्रीक भाषा के फॉरबेन जेंटर शब्द से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला केंद्र। एक्चुअली वाष्प अवस्था तो है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री कर गया, क्रिस्टल गर्म है, दृश्य प्रकाश क्षेत्र से यानी कि सनलाइट से, Hν से ये क्या करता है, ऊर्जा एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी ले लेता है, और जब ये एनर्जी लेता है तो निम्न ऊर्जा अवस्था से कहां चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था में, और उच्च ऊर्जा अवस्था से जब ये वापस आते हैं तो ये
अपने अंदर से प्रकाश को छोड़ते हैं, और वो जो प्रकाश या जो लाइट है वो हमारी आंखों में आती है, उसी रंग का हमें प्रकाश दिखाई देता है और वो यहाँ पर रंग प्रदर्शित करने लग जाता है। और NaCl का जो क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल F केंद्र के कारण, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, F केंद्र के कारण पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? येलो कलर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार पीला रंग दर्शाता है। इसी प्रकार KCl का यदि मेरे पास क्रिस्टल है तो वो F केंद्र के कारण गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। कौन सा रंग दर्शाता है? गुलाबी रंग। और यदि NiCl का क्रिस्टल है तो ये यहाँ पर गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। और ये जो KCl का है, सॉरी, बैंगनी रंग प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर कौन सा रंग दर्शाता है? बैंगनी कलर प्रदर्शित करता है KCl का क्रिस्टल। तो अब आप पूरा डिटेल में एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझोगे। एरर समीकरण में की दोष, जिसमें ऐसे दोष जिसमें दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन व ऋणायनों की संख्या का अनुपात समान नहीं होता है या मूलानुपाती सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं होता है, वे एरर समीकरण में की दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष में दो प्रकार के दोष होते हैं, धनायन को ज्यादा कर दो या ऋणायन को कम कर दो। मैंने पहला उठा लिया ऋणायन की न्यूनता वाला दोष। ऋणायन की न्यूनता में क्या होगा? कोई ऋणायन कम हो जाएगा, क्रिस्टल को छोड़कर कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा? जब किसी NaCl के क्रिस्टल में सोडियम धातु की वाष्प को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ में आ जाएगी। ये Na+ अट्रैक्शन फोर्सेज के कारण क्रिस्टल में से Cl- आयनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही Cl- क्रिस्टल को छोड़कर बाहर जाएंगे तो वहां पर रिक्ति बन जाएगी। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस रिक्ति में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, और जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उस स्थान को F केंद्र के नाम से जाना जाता है। F केंद्र ग्रीक भाषा का शब्द है फॉरवेन जेंटर, जिसका मतलब होता है रंग प्रदान करने वाला केंद्र। इस प्रकार के दोष में दो चीजें हमको याद रखनी है एरर समीकरण में, धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो दोष उत्पन्न होने के बाद बदल जाएगी, लेकिन धनावेश और ऋणावेश का जो अनुपात है वो समान ही रहेगा। अब देखो यहाँ से क्लोरीन बाहर निकला था, क्लोराइड आयन माइनस को लेके गया था, माइनस की कमी हो गई नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ से अतिरिक्त नेगेटिव अंदर एंट्री कर गया। तो ये जो धातु आधिक्य दोष है, इसमें क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा दोष हो गया कौन सा? धातु आधिक्य में पहला ऋणायन की न्यूनता, और F केंद्र के कारण NaCl के क्रिस्टल का रंग पीला, KCl के क्रिस्टल का रंग बैंगनी और LiCl के क्रिस्टल का रंग गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम धनायन का आधिक्य, यानी कि अब नाम से स्पष्ट है क्रिस्टल के अंदर कोई धनायन बाहर से अंदर एंट्री करेगा। तो नेक्स्ट लेते हैं ऋणायन की न्यूनता दोष, धनायन का आधिक्य दोष। धनायन के आधिक्य दोष में धनायन अंदर एंट्री कर जाएगा। अभी तक हमने ये बात अच्छी तरह से जान ली है कि धातु आधिक्य दोष में इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। अब देखो मेरे पास एक क्रिस्टल है, वो इस क्रिस्टल में कोई भी धनायन या ऋणायन है, जैसे A+ ले लेता हूं, ये धनायन हो गया, B- A+ B-, प्लस के नीचे कौन आ जाएगा? माइनस, इसके नीचे प्लस माइनस प्लस, इसके नीचे आ जाएगा A+ B-, A+ एंड B-। अब मेरे पास ये कोई दोष है, कौन सा? धनायन का आधिक्य वाला क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में मान के चलो मेरे पास ZnO है, जिंक ऑक्साइड। इस जिंक ऑक्साइड को मैं थोड़ा सा गर्म कर देता हूं। गर्म करने पर क्या होगा? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है। तो 1/2 O2
एंड यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए क्रिस्टल में अंदर एंट्री करेंगे। अब एक्चुअली क्या होता है, जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड गर्म करने पर येलो कलर में चेंज हो जाता है। नॉर्मल अवस्था में ये व्हाइट कलर में होता है। अब व्हाइट से येलो कलर में चेंज होने का कारण क्या होता है, इसमें डिफेक्ट यानी कि दोष उत्पन्न होना। और कौन सा दोष उत्पन्न होता है इसमें, धनायन का आधिक्य वाला दोष इसमें उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहां से अब क्या होगा, नाम से स्पष्ट है धनायन का आधिक्य, तो जिंक +2 आयन या फिर मैं A+ मान के चल रहा हूं यहाँ पर, तो ये अंतराकाशी स्थान है। इन अंतराकाशी स्थानों में कहीं पर भी धनायन अंदर एंट्री कर जाता है। क्योंकि धनायन का साइज छोटा होता है और धनायन का साइज छोटा होने के कारण इन अंतराकाशी स्थानों में धनायन अंदर आ जाता है। अब क्या होगा कि क्रिस्टल की जो पहली शर्त थी हमारी, कौन सी, कि दोष उत्पन्न होने के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात तो बदल जाएगा। तो वो तो बदल चुका है, धनायन ज्यादा हो चुके हैं, ऋणायन कम रहे। लेकिन दोष उत्पन्न होने के बाद धन आवेश और ऋणावेश की संख्या का अनुपात समान रहना चाहिए। तो लेकिन अभी तो आवेश समान नहीं है, तो क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है, भाई धनावेश ज्यादा हो जाए ऋणावेश कम हो जाए तो क्रिस्टल विद्युत का उदासीन नहीं रह पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करने लग जाएगा। तो इस स्थिति में क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं और किसी भी अंतराकाशी स्थानों में इलेक्ट्रॉन भी समाहित हो जाते हैं। अब आप देखोगे कि जो A+ लिए हैं वो तो ज्यादा है, B- कम है, लेकिन केवल प्लस और माइनस की बात करें हम तो प्लस और माइनस बराबर हो चुके हैं। तो यही नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट में होता है। ठीक है, क्रिस्टल विद्युत का उदासीन हो चुका है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड दोष उत्पन्न होने से पहले व्हाइट है, गर्म होने पर यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देगा और इस प्रकार का डिफेक्ट उत्पन्न होने के बाद ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन का हो गया धातु आधिक्य दोष, दोनों ही प्रकार के दोष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धातु न्यूनता है, ये भी 2 प्रकार से होता है। अब धातु की न्यूनता मतलब धातु की कमी, धातु मतलब धनायन से ले लिया करो आप, तो धनायन की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक धातु की न्यूनता हो जाएगी, या फिर ऋणायन ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिक धातु कम हो जाएगी। तो इसमें भी 2 केस आएंगे, एक तो धातु की न्यूनता कर दो, या फिर दूसरा इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ऋणायन होता है हमारा का आधिक्य कर दो। ऋणायन का क्या कर सकते हो आप, आधिक्य कर सकते हो, ऋणायन को बढ़ा सकते हो। जैसे देखें सबसे पहले धातु की न्यूनता, कि धातु की कमी कैसे होती है। तो मेरे पास कोई इसी प्रकार का कोई क्रिस्टल है, देखो इस क्रिस्टल में मैं इसी प्रकार से A+B-, यहाँ पर B-, A+B-, और B- ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक क्रिस्टल बन चुका है। अब धातु की न्यूनता यानी कि धातु की कमी, तो धातु का मतलब मेरा यहाँ पर धनायन से है। तो क्या होगा, जब दोष उत्पन्न होने लगेगा तो इसमें से धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। जैसे मान के चलो ये A+ आयन है, ये क्रिस्टल को छोड़कर कहां चला गया, बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक रिक्ति बन जाएगी। ठीक है, क्रिस्टल को छोड़कर धनायन बाहर जा चुका है, उस स्थान पर रिक्ति बन जाएगी। शर्त नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। कौन सी थी शर्त नंबर 1, कि धन आयन और ऋण आयन की संख्या में परिवर्तन आ जाना चाहिए, आ चुका है। लेकिन शर्त नंबर 2 भी तो याद करो, धन आवेश और ऋणावेश की संख्या सेम रहनी चाहिए, लेकिन अभी तो सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पास में ही स्थित कोई अन्य धनायन क्या कर देगा, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा देगा, +1 से +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक धनावेश कम हुआ है
तो ये पास वाला कोई भी, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, इधर और चल रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कोई भी एक अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाकर ज्यादा कर लेगा। अब आप देखोगे आवेश बराबर हो चुका है, ठीक है, लेकिन आयनों की संख्या में अंतर है, ऋण आयन ज्यादा है, धन आयन कम है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2, सल्फर की -2, ये X +2, तो Fe यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है। अब ये जो Fe एटम है, ये Fe एटम क्या करता है, क्रिस्टल को छोड़कर यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब ये क्रिस्टल को छोड़कर बाहर जाएगा तो पास में ही स्थित कोई Fe परमाणु दूसरा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पास में ही स्थित किसी Fe परमाणु के द्वारा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, जिससे क्रिस्टल विद्युत का उदासीन हो जाता है। 3 Fe+2 आयन जब निकल जाते हैं तो Fe पास वाले Fe के परमाणु Fe+3 में परिवर्तित होते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों का हेरफेर यानी आदान प्रदान चलता रहता है। कभी Fe+2 Fe+3 में, ये Fe+2 में, फिर +3 में, फिर +2 में, इक्विलिब्रियम नहीं है, ठीक है, चलता रहता है। अब ये कन्वर्जन जो इलेक्ट्रॉनों का चलता रहता है, इसके कारण FeS जो एटम है, फेरस सल्फाइड जो एटम है, इसमें धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, धात्विक चमक उत्पन्न हो जाती है इसमें, और धात्विक चमक उत्पन्न होने के कारण ये सोने जैसा दिखाई देता है, सोना नहीं होता, सोने जैसा दिखाई देने लग जाता है। इसमें येलो कलर की सी सोने जैसी चमक उत्पन्न हो जाती है, और कुछ मूर्ख इसे सोना भी समझ लेते हैं। इस कारण इसे बहुत बढ़िया चीज है, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है, तो FeS को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्ड ऑफ फूल्स, मूर्खों का सोना किसको कहा जाता है, FeS को कहा जाता है। और ये चमक क्यों उत्पन्न हुई, Fe+2 से Fe+3, Fe+3 से Fe+2 इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है, उसके कारण ये चमक उत्पन्न हो जाती है, और चमक उत्पन्न होने के कारण, सोने जैसी चमक उत्पन्न होने के कारण इसको मूर्खों के सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा दोष हो गया, धातु की न्यूनता दोष, जिसमें एक धातु क्रिस्टल से बाहर निकल चुकी है, उसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए पास में ही स्थित कोई अन्य धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि कर देता है। तो देखो एक बात तो कॉमन होगी, जो हमने धातु आधिक्य दोष पढ़ा था इधर, उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने उदासीन बनाया था, और धातु न्यूनता दोष में क्या हो रहा है कि अतिरिक्त पास में स्थित पास वाला जो धनायन है, ये धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में क्या कर देता है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बढ़ती है, और इस वाले दोष में क्या था, इलेक्ट्रॉन ने क्रिस्टल को विद्युत का उदासीन बनाया था, ठीक है। तो ये हुआ हमारा धातु न्यूनता दोष। नेक्स्ट है ऋणायन का आधिक्य, नाम से स्पष्ट है, ऋणायन एक्स्ट्रा अमाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं एक क्रिस्टल ले रहा हूं, तो इसी प्रकार से ये डायग्राम जो बनाए जा रहे हैं बहुत बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, एक्चुअली ऐसे होते नहीं हैं। देखो ये कोई क्रिस्टल है जिसमें यहाँ पर वही A+B-A+B-, धनायन के नीचे कौन आ जाएगा, ऋणायन, फिर धनायन, फिर ऋणायन, धनायन, यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऋणायन के नीचे धनायन, ऋणायन, धनायन और ऋणायन। अब इसमें क्या होगा, ये जो क्रिस्टल है इसमें बाहर से कोई एक्स्ट्रा कौन प्रवेश कर जाएगा, ऋणायन, तो बाहर से किसी ऋणायन को प्रवेश हम करवा देते हैं। अब एक्चुअली हमारे क्रिस्टल में ऋणायन ने प्रवेश इसलिए कर लिया क्योंकि हमारा अंतराकाशीय स्थान थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं। ये वाले दोष ये मानो अति न्यून या नहीं पाए जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, धनायन की साइज तो होती है छोटी, और साइज छोटी होने के कारण वो अंतराकाशीय स्थानों में एंट्री कर जाता है, लेकिन जो ऋणायन होता है
वो रेनाइन की साइज बड़ी होने के कारण, रेनाइन जो होता है ये तो मैंने इसमें अंदर डाल दिया है, और ये जो अंतराकाशी स्थान है थोड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन इन अंतराकाशी स्थानों से भी बड़ी साइज होती है किसकी, रेनाइन की। तो रेनाइन इसमें एंट्री कर ही नहीं पाएगा। अब जैसे मैं कहूँ आपसे कि इस कमरे के अंदर मेरे को एक ट्रक को एंट्री करवानी और दरवाजा उतना ये 3 बाई 6 का या 7 का, तो पॉसिबल है कि ट्रक अंदर आ जाए? वो तभी तो प्रवेश कर पाएगा जब उसकी साइज इतनी बड़ी होगी। तो जो रेनाइन है उसकी साइज जो वॉइड होती है, अंतराकाशी स्थान होते हैं, उनसे बड़ी होती है, और बड़ी होने के कारण वो उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। और जब उसके अंदर एंट्री कर ही नहीं पाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये इस प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे ही नहीं। वैसे आपके लिए तो अच्छा ही है, ये दोष नहीं पाए जाएंगे, पढ़ने नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये क्यों नहीं पाए जाते। तो उसका रीजन क्या होता है, रेनाइन का आकार अंतराकाशी स्थानों से बड़ा होने के कारण वो क्रिस्टल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और सामान्यतः इस प्रकार के डिफेक्ट नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये आकर हमारा यहाँ पर कौन सा डिफेक्ट कंप्लीट हो जाता है, एरर समीकरण विधि दोष कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अशुद्धता दोषों की, मिलावटी दोषों की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अशुद्धता दोष। देखो, अशुद्धता दोष क्या होते हैं? अशुद्धता क्या होता है कि एक प्रकार का कोई क्रिस्टल है, उसमें दूसरे प्रकार के क्रिस्टल की अशुद्धि मिला दी जाए, तो इस प्रकार की डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं आपको बताता हूं। मेरे पास Na+ Cl- Na+ Cl-, Na+ के नीचे कौन आएगा, Cl-, Cl- के नीचे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और इसके नीचे Cl-, Na पॉजिटिव, Cl-, Na पॉजिटिव। ये मेरे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की जो संख्या है वो अभी तक समान ही है। ठीक है, अब इसमें जब दोष उत्पन्न होने लगता है तो देखो, इस क्रिस्टल में जब दोष उत्पन्न होने लगता है तो मैं क्या करता हूं कि जो Na+ की साइज है उसके लगभग बराबर का कोई इसके अंदर एटम प्रवेश करवाते हैं, जैसे NaCl। अब इसमें SrCl2 की अशुद्धि प्रवेश कर रही है। अब Cl और Cl तो सेम ही हो गए, इसमें धनायन या ऋणायन में से कोई एक कॉमन होगा है। अब ऋणायन की साइज थोड़ी बड़ी होने के कारण वो कॉमनली प्रवेश नहीं करते, धनायन भी एंट्री करेंगे। तो NaCl और SrCl में ये दोनों तो कॉमन है, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि क्लोरीन को हटाकर क्लोरीन ही आ जाए तो वहां से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो तो सेम ही होंगे। लेकिन Na को हटाकर यदि Sr आए तब तो फर्क पड़ेगा। NaCl में जो मेरे पास Na है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है, और SrCl2 में Sr+2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप मेरे को एक बात ये बताओ कि यहाँ पर +2 चार्ज है और यहाँ पर +1 चार्ज है। यदि कोई Sr+2 आयन इस क्रिस्टल के अंदर एंट्री करेगा तो वो एंट्री करने पर कितने Na+ को बाहर निकालेगा? ध्यान से देखो, ये +1 है, ये +2 है, तो 2 धनायन कितने धनायनों को बाहर निकालेंगे? 2 को बाहर निकालेंगे। तो एक्चुअली इस क्रिस्टल में जब Sr+2 या फिर इससे बड़ा कोई आयन होता +3 वाला तो 3 को बाहर निकाल देता, 4 वाला 4 को निकाल देता, लेकिन मेनली होता इसी प्रकार के क्रिस्टल में, तो हम इसी की बात करते हैं। तो Sr+2 क्या करेगा, मान के चलो इसने एक Na+ को यहाँ से निकाला, एक को यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, एक और Sr+2 आएगा, फिर 2 को निकाल देगा। अब जिस स्थान से निकाला है उसमें से एक स्थान पर तो स्वयं एंट्री कर देगा, लेकिन अब Sr का कण तो एक ही था, आवेश ही तो 2 थे। अब उस आवेश ने क्या किया, 2 Na+ को बाहर निकाल दिया, यहाँ से 9 2 11 कर दिया। अब इस स्थान पर तो Sr+2 अंदर एंट्री कर देगा, लेकिन ये जो स्थान है ये वाला, ये क्या उत्पन्न हो गई, यहाँ पर रिक्ति उत्पन्न हो गई, खाली जगह उत्पन्न हो गई। और इस रिक्ति में क्या करेगा, इस पड़ोसी का मन जो है वो लल जाएगा कि क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए। तो इसके आयन इधर, यहाँ रिक्ति हो जाएगी, इसके आयन इधर, यहाँ रिक्ति हो जाएगी, इसके आयन इधर, यहाँ रिक्ति हो जाएगी। तो ये रिक्ति मूवमेंट करती रहती है, चलती रहती है इसमें,
और मूवमेंट के कारण या रिक्ति उत्पन्न होने के कारण इसमें कंडक्टिविटी यानी चालकता उत्पन्न हो जाती है, और चालकता को बढ़ाने के लिए ही इस प्रकार के दोष उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अशुद्धता मिलाने की विधि को डोपिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर डोपिंग विधि हो रही है, NaCl क्रिस्टल में SrCl2 को डोपित किया जाता है। एक Sr+2 आयन 2 Na+ को बाहर निकाल देता है, एक के स्थान पर स्वयं समा जाता है, दूसरे के स्थान पर रिक्ति रह जाती है, और जहाँ रिक्ति रहती है वो पूरे क्रिस्टल में विस्थानीकृत होती रहती है, इससे चालकता बढ़ जाती है, और चालकता को बढ़ाने के लिए ही इस प्रकार के दोष उत्पन्न किए जाते हैं। तो ये होता है आपका अशुद्धता दोष। क्वेश्चन पूछ लिया जाए NaCl में किसकी अशुद्धि मिलाकर इस प्रकार के दोष उत्पन्न किए जाते हैं, तो Sr+2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों की, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने बिंदु दोष जो थे वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, और अब इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न दोष। अब इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि सामान्यतः कोई क्रिस्टल है मेरे पास, उस क्रिस्टल में यदि अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं है, मॉलिक्यूल अपनी जगह पर नियमित सेट है, तो उसे आदर्श क्रिस्टल बोलेंगे। टेम्परेचर में वृद्धि के कारण या कुछ थर्मोडायनेमिक इफेक्ट के कारण अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाए तो दोष उत्पन्न हो जाएंगे, रेखीय दोष हो सकते हैं। यदि टेम्परेचर के कारण कोई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में से आगे बढ़ते जाएं, धात्विक एटम की ओर आगे की ओर रन करते जाएं, तो जिस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जगह को छोड़कर आगे जाएंगे, तो जिस जगह से निकले वहां पर क्या हो जाएगा, खाली जगह बन जाएगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि मेरे पास एक कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन है एक क्रम में व्यवस्थित, समझने की पर्पज से बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। देखो अब मान के चलो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे की ओर रन किया, ये यहाँ इस जगह को छोड़कर यहाँ पर पहुंच गया, एक्साइटेड हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चला गया, तो जिस स्थान से गया है वहां पर क्या बन जाएगी, एक रिक्ति बन जाएगी, खाली जगह हो जाएगी। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे आगे की ओर गया, ये वाला यहाँ से पहुंच गया यहाँ, तो यहाँ पर रिक्ति बन जाएगी। ये वाला चला गया यहाँ पर पहुंचा, यहाँ रिक्ति हो जाएगी, और ये वाला यहाँ चला गया तो यहाँ पर रिक्ति हो जाएगी। अब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन तो इस दिशा में बढ़ रहे हैं आगे की ओर, लेकिन जो रिक्ति है वो इस दिशा में बढ़ रही है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकल रहा है उस जगह पर क्या रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगी। भाई कोई चीज को यदि आप हटा दोगे उस जगह से तो वहां पर रिक्त स्थान रह जाएगा, तो वही सिचुएशन हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो पीछे की साइड तो रिक्ति बढ़ती रहती है, आगे की साइड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं। तो जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव करते रहते हैं, और जो रिक्तियां होती हैं वो पीछे की ओर मूवमेंट करती रहती हैं, और इन मूवमेंट्स के कारण ही वहां पर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका सिलिकॉन। सिलिकॉन में एक्चुअली क्या होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी इसके एग्जांपल हैं। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर से बॉन्ड बनाए हुए 1 2 3 एंड 4, इसी प्रकार दूसरे के 1 2 3 एंड 4। तो बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और सभी इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है। नॉर्मल यदि मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूं, यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल शून्य है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसके बॉन्ड एज इट इज व्यवस्थित रहेंगे और सभी बॉन्ड बने हुए रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, और ये न्यूट्रल होगा, यानी कि आवेश इस पर नहीं होगा, विद्युत का उदासीन रहेगा, ये चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, थोड़ा सा इंक्रीज करने लगूं, बढ़ाने लगूं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर चालन बैंड में प्रवेश करने लग जाते हैं। ये संयोजी बैंड, चालन बैंड क्या होते हैं, ये अभी बैंड थ्योरी हम पढ़ने वाले थोड़ी देर में।
तो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में प्रवेश करने लग जाते हैं। और सेम इस तरह की सिचुएशन होती है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पर, ये चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गति होने लग जाती है। तो जो वॉइड होती है वो तो पीछे की ओर गति करती है इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो शून्य टेम्परेचर पर तो सिलिकॉन, जर्मेनियम ये कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, यानी चालकता नहीं पाई जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार के मूवमेंट के कारण वहां पर चालकता उत्पन्न हो जाती है, और इन्हीं त्रुटियों को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक दोष के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये वर्ग संख्या 14 के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट होते हैं। अब यदि मैं ग्रुप नंबर 13 का कोई एलिमेंट लूं, वर्ग संख्या 13 का, वर्ग संख्या 13 में एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सॉरी गैलियम, ये ले लेता हूं मैं। और ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में कौन से एलिमेंट आ जाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक और भी नीचे हो जाते हैं, पर हमें उनसे इतना ज्यादा मतलब नहीं। यदि मैं इन दोनों एलिमेंटों को आपस में मिला दूं, इन दोनों एलिमेंटों को आपस में मिला दूं तो AlP, GaAs इस प्रकार के कुछ यौगिकों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये जो यौगिक होते हैं इनमें भी चालकता की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एक्चुअली एक वर्ग के एलिमेंटों को दूसरे वर्ग के एलिमेंटों के साथ डोपित किया जाता है, और इस प्रकार के कंपाउंडों का फॉर्मेशन होता है, और इनमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इनमें चालकता जिन दोषों के कारण पाई जाती है वो दोष भी कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो बनने वाले बॉन्ड हैं वो वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ेंगे, चालन बैंड में जाएंगे और पीछे की ओर रिक्ति रहेगी। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की गति होने लग जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण इनमें चालकता उत्पन्न हो जाती है, और जिन दोषों के कारण ये चालकता उत्पन्न हुई उनको इलेक्ट्रॉनिक दोष बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ये दोष उत्पन्न हो रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मैंने ग्रुप 13 एंड 15 को मिलाया, इसी प्रकार में वर्ग संख्या 12 एंड वर्ग संख्या 16, ग्रुप नंबर 12 और ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंटों को भी आपस में मिक्स कर सकता हूं। ग्रुप नंबर 12 डी ब्लॉक का ये ले लिया मैंने, चलो मरकरी को रहने दो, जिंक और कैडमियम सफिशिएंट है। ग्रुप नंबर 16 में हम ले लेते हैं सल्फर, ले लो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, दो एलिमेंट इसके ले लेते हैं। अब इससे क्या एग्जांपल बनेंगे, तो जिंक सल्फाइड बन सकता है, कैडमियम सल्फाइड बन सकता है, कैडमियम सल्फाइड बन सकता है, तो ZnS, CdS, CdSe, तो इस प्रकार के कुछ कंपाउंडों का निर्माण होता है। इनमें भी बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इनमें भी इसी प्रकार संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में गति करने लग जाते हैं, और चालन बैंड में जाएंगे तो पीछे रिक्ति रह जाएंगी जो इधर की दिशा में बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे, तो वहां पर दोष उत्पन्न हो जाएगा और चालकता उत्पन्न होने लग जाती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। अच्छा, ग्रुप नंबर 13 के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, और ग्रुप नंबर 15 के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, ठीक है। भाइटम को उसके इलेक्ट्रॉन, तो 5 और 3 8, और दो ग्रुपों का निकाल रहा हूं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4, तो भाइटम कोष में औसत जो निकाला जाएगा वो 4 ही रहेंगे। ग्रुप नंबर 12 के भाइटम कोष में 2, क्योंकि डी ब्लॉक जो होता है वो यहाँ पर फुल फील्ड होता है, 3d10 4d10 5d10 पाया जाता है। एस में 4s2 5s2, ठीक है। और ग्रुप नंबर 16 के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 और 2 8, और यहाँ पर भी यदि आप एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। भाइटम कोष में 2, भाइटम कोष में 6 और 2 8, 2 का भाग दोगे आप, तो 2 ग्रुप ले रहा हूं मैं, तो 4। तो इनमें भी 13 और 15 के क्यों मिलाए जाते हैं, यदि मैं 13 को 17 के साथ मिला देता या 13 को मैं 16 के साथ मिलाता तो आउटर मोस्ट सेल में 4 का एवरेज नहीं होता, इसलिए मैंने 13 को किसके साथ मिलाया,
15 के साथ, 12 को किसके साथ मिलाया हमने 16 के साथ। तो इस प्रकार के संयोजन करके भी इलेक्ट्रॉनिक दोष उत्पन्न किए जाते हैं। ये एग्जांपल आपको याद रखने और डायरेक्ट भी बना सकते हो, 13 के एलिमेंट और 15 के लिखकर इनको आपस में केवल जोड़ना है, चिपकाना है, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक दोष होते हैं। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट जो क्रिस्टलों में पाए जाने वाले दोष हैं आरबीएससी बोर्ड में, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, चाहे वो बिंदु दोष हो, परमाणविक दोष हो, या एटम डिफेक्ट हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक दोष हो। रस समीकरण विधि, एरर समीकरण विधि, अशुद्धता दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष सभी हमने पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे और अच्छे से वीडियो देखोगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।